बहुत बहुत स्वागत है कांता जी आपका हमारे जश्न जतन में। और आज 21 साल हमारे पूरे हुए हैं जतन को। और पिछले 10 साल से हम लोग मतलब आपके नजरों में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके आपके देखने में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो कैलाश सर प्लीज आप भी जोड़ते रहना। अ, मैं परिचय में तो आपके बारे में क्या कहूँ कि इससे पहले मैडम डब्ल्यूपीसी में थी, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही थी, और अभी यूएन वुमन में कंट्री प्रोग्राम मैनेजर हैं। और महिलाओं के मुद्दों पे आपको शुरू से काम में बहुत इंटरेस्ट रहा है और वो शुरू से काम करती रही हैं। और जतन के साथ जब जुड़ी थी मैं कांता जी, तब जो घटते बाल लिंगानुपात और जो महिलाओं की ये बच्चियों की गरिमा को लेके जो काम हुआ उसमें हमारे साथ थी। और वो मेरे लाइफ का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैंने प्रेजेंट किया था, और जतन के साथ हम लोगों ने काम में शेयर किया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभव रहा। और कांता जी के बारे में और मैं ज्यादा डिटेल कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि जब वो राजसमंद विजिट पे आई थी प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए, तो वो और मेरे हमें लिए एक बहुत हमें सराहने के लिए कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए। और मैं बिल्कुल नया था और मुझे नहीं अनुभव था कि कोई राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता आ रहे हैं और उनको रोकने की भी कोई अरेंजमेंट की जाती है। हम लोग दिन भर घूमते रहे फील्ड में और रात को लेट हो गए, और मैडम की सुबह फ्लाइट थी। तो रुकने के लिए मैंने मैडम को, मैडम कहाँ रुकवाऊँ आपको? तो मैडम ने कहा बेटा जहाँ भी व्यवस्था हो कर लो। तो मैंने अपने ऑफिस में एक खाट बिछा दी, और मैडम वहां रात भर वहां मच्छरों में रही, और बिल्कुल खुले में। और सुबह उठ के अपना सिंपल सा एक एप्पल के साथ ब्रेकफास्ट किया, और वो वापस से दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसके बाद जब मैंने ये अनुभव आके ऑफिस में कहा तो सब लोग मुझ पे बहुत हंसे, और कहा कि है ना, आपको कोई लोगों का मान सम्मान करने का भी वो नहीं है, और किसी के कंफर्ट का भी तुम ध्यान नहीं रख सकते। तो पर मैं ये बात आज तक दिमाग से नहीं हटा पाया हूँ कि इतनी सादगी और उससे जुड़े हुए इतने जो मेरे अनुभव थे वो बहुत ही अच्छे रहे। और कैलाश सर प्लीज आप भी आए, और मैडम को आप भी वेलकम कर रहे हैं। कांता जी नमस्ते। नमस्ते कैलाश जी। बहुत समय बाद आपसे मिलना हो रहा है, और रणवीर ने वैसे काफी अच्छे से अपने अनुभव बता दिए। कांता जी जतन के साथ लगभग 15 वर्ष पुराना रिश्ता है कांता जी का। और हमें याद है कि जब हमने 2005 और 6 में अप्लाई किया था डब्ल्यूपीसी में घटते लिंगानुपात को लेके काम करने को लेके, और उस प्रोजेक्ट का नाम था बेटियों की बातें। और कांता जी मुझे दिल्ली पे जब मिली थी उसके ऊपर कुछ मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे आपके प्रोजेक्ट का टाइटल बहुत अच्छा लगा। प्रोजेक्ट तो मैं बाद में पढ़ूंगी। और मैं एक ब्रोशर लेके गया था और उन्होंने कहा था कि ये ब्रोशर मैं हमेशा बुकमार्क की तरह इस्तेमाल करूंगी जतन का। तो वो इतना अच्छा एक तब से कनेक्शन जुड़ गया। और हमें कभी नहीं लगा कि कांता जी, हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी पद पे जाती रही और कहाँ कहाँ बढ़ती रही। हम दूसरों से ही सुनते रहते थे खाली। और अभी पिछले दिनों ही अनुपम जी जो हैं हिंदुस्तान जिंक के अनुपम निधि, उनका फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको कांता जी याद कर रही थी। और मैंने भूपेंद्र से कहा कि भूपेंद्र, कांता जी देखिए हमारे साथ काम कर चुकी हैं पहले, और पता नहीं कब का हमारा रिश्ता, और अभी तक याद करती हैं जैसे हम भी उनको याद करते हैं। तो जतन के साथ एक बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। और सादगी का जो उदाहरण रणवीर ने दिया है वो आपने में आज तक कायम है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पुराना दोस्त आपसे कभी भी बात कर सकता है, कभी भी व्हाट्सएप भेज सकता है। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो, शंका हो, समस्या हो, बिल्कुल निर्भीक होकर आपसे बात कर सकता है। इस व्यवहार ने हमें हमेशा आपके साथ जोड़े रखा है। मैं पूरी जतन टीम की तरफ से कांता जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू कैलाश जी, एंड थैंक यू रणवीर। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं बाहर से आ रही हूँ। जतन का हमेशा से ही जो प्रेम है और अपनापन है, उसमें ये लगता है घर आ गए हैं जैसे। कल भी लास्ट इवनिंग, इनफैक्ट सॉरी, कल हम शाम को किसी से बात कर रहे थे। बीएबीएल की टीम आपके यहाँ काम कर रही है, और एक फ्रंटियर मार्केट्स करके एक सोशल एंटरप्राइज है। वो लोग आपसे अभी जुड़े नहीं है। तो रात को कल हमारी मीटिंग थी, मैं उनको बता रही थी कि एक बार जाके कैलाश जी से बात कीजिए, क्योंकि जतन के जो एरियाज है वहाँ पे ये काम वो वाला जो वो कर रही है वो नहीं हो रहा है। तो शायद विशाल या तो अजयता आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये लगता नहीं कि वो एक रिश्ता ऐसा बन गया था उस वक्त कि
यूं नहीं लग रहा था कि हम लोग कोई पैसा देने वाले लोग हैं, आप वहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। यूं ही लग रहा था कि गर्ज सी बात है, आपने इसको काम को, ये सबका मुद्दा है। और जो लड़कियों की बातें हैं वो हमारी अकेलों की नहीं है, वो आपकी भी बातें हैं। लड़कियों की बातें सुनना जो है, क्योंकि मुझे टाइटल इसलिए अच्छा लगा था कैलाश जी की, कोई लड़कियों से पूछता ही नहीं कि तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या जानना चाहती हो, तुम्हारे सपने क्या है। तो वो सुना कि लड़कियों की बातें, अरे कोई इंटरेस्टेड भी है इस बात में कि लड़कियों की बातों में भी किसी को इंटरेस्ट है। तो इसलिए मुझे बहुत मजा आया था उसको पढ़ के भी और काम करके भी। और रणवीर, आपने तो वहाँ का जिक्र किया, राजसमंद का, मुझे याद है हमने वो वहाँ पे रुके थे हम लोग। लेकिन मुझे याद है हम दिल्ली हाट में भी एक बार शादी आपकी टीम को लेके आप आए हुए थे, हम लोग सारे वहां मिले थे, बैठ के कुछ खाना वाना खाया था, बहुत मजा किया था, मुझे याद है वो। तो मेरे लिए वो शाम भी बहुत अंधेरा हो रखा था, मुझे याद है दीदी, मैं ऑफिस से आई थी, वहां हम मिले थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकई है, बहुत सारे वहां पे। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं उदयपुर आ रही थी, तो मैंने आपको फोन भी किया था कि मैं बहुत दिनों बाद उदयपुर आ रही, मिलते हैं, बट थोड़ा कोविड का सा न, थोड़ा सा कुछ और सिचुएशन थी, आप बाहर थे को उदयपुर से, तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और कुछ लोग मुझे अभी भी याद है, मंजू हुआ करती थी, अभी पता नहीं है कि जी हैं, अभी साथ में ही है। वंडरफुल से मुझे याद है आप लोगों से। अरे एक और थी अपनी साथी, पिंकी, मैं गुड्डी याद कर रही थी, पिंकी, हाँ। उनके साथ भी बहुत अच्छा समय बिताया, और कई बहुत सारे गांव में भी गए, मुझे याद है हम विजिट के दौरान। तो जतन के साथ ऐसा नहीं कि वो 15 साल पहले एक दूसरा रिश्ता था, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसलिए जब आपने कहा तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इतना इस लायक समझा कि मैं अपने उन्हीं लोगों से फिर से बात कर सकूं जिनके साथ पहले जुड़े हुए थे, और जिनसे शायद यूं अगर बात ना हो तो मुलाकात हो पाना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, अनलेस मैं उदयपुर आऊं या वो लोग दिल्ली आए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रणवीर यहाँ होना सबके साथ। और मेरे से पहले नंदिता जी आके गई हैं, तो प्लीज कंपेयर मत कीजिएगा, वो बहुत बड़ी कलाकार हैं, वो बहुत बड़ी पहुंची हुई वक्ता भी हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स में बोलती हैं, लेकिन बहुत ही सादगी से भरी हुई उनकी जिंदगी हुई, ऐसा सब मैंने अभी भी सुना, और ये मैं भी जानती हूँ कि मैं उनको कई बार मिल चुकी हूँ। मेरे साथ एक बार उन्होंने फ्रांस में ट्रेवल किया था, हम यहाँ भारत से कोई 50 महिलाओं को लेके गए थे, फ्रांस गवर्नमेंट ने बुलाया था कि 50 लीडिंग वुमेन ऑफ इंडिया, उनमें नंदिता दास भी हमारे साथ थी, और हम करीब 10 दिन साथ रहे। कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ रह के कि वो फिल्म स्टार हैं, या उनमें कोई ऐसी बात है जिसके से हमें डरना पड़े या सहम के रहना पड़े। शी वॉज एज नॉर्मल एज एनी वन ऑफ अस। तो आपने सभी ने यही सही कहा है कि वो बहुत सादगी भरी है उनकी जिंदगी, और फिर भी वो इतनी बड़ी कलाकार हैं, और वो यहाँ आई हैं, आप लोगों को संबोधित किया, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट जतन्स वर्क आल्सो। कैलाश जी, आप लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लोग जुड़ जाते हैं उससे, और आप दिल से भी बात करते हैं आप लोग सभी, वो भी एक बात है। जी रणवीर, तो आगे के सत्र के लिए मनीष और राजदीप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जो इस सत्र में आगे चलेंगे, और बीच बीच में मैं भी डिस्टर्ब करता रहूंगा, और कैलाश सर भी जरूर। और बाकी टीम को अगर कोई भी प्रश्न है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहें, ताकि हम लोग बारी बारी से उसको पूछ सकें। हाँ जी, और सभी को मैं एक बार फॉर्मली नमस्ते सबको, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ने के से। धन्यवाद रणवीर जी। कांता जी, मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम उस प्रथा में थे कि हम आपका इंट्रोडक्शन दें, लेकिन एक तरह से आपने हमारा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, और इससे बड़ी बात नहीं है कि आप हमारे बारे में इतनी बात कह रही हैं। वास्तव में जतन के साथ जुड़े हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है जो आपने अभी कहा है, और जो संस्मरण आपने और रणवीर सर ने शेयर किए वो तो बहुत ही हमारे लिए बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि पुराने समय को इस तरह से जानना कि किस तरह से आप लोग साथ मिलकर कितने लंबे समय से इस दोस्ती को बनाए रखा है आप लोगों ने। तो उन सभी संस्मरणों के लिए, उन सभी अच्छे वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये आपने ऐसा जाहिर किया था कि आप इसको ओपन सेशन रखना चाहती हैं, इंटरेक्टिव रखना चाहती हैं, तो हम अनुरोध करते हैं कि हम शुरू में
5-10 मिनट आपको सुने, हम एक बार जानें कि इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, और उसके बाद बिल्कुल हमने इसको ओपन रखा है और मैं और राजदीप मिलके सेशन को धीरे धीरे आगे भी बढ़ाते जाएंगे और हम साथियों के प्रश्न भी लेते रहेंगे और वो प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे भी। जी जरूर, धन्यवाद। जब रणवीर की मेरी बात हो रही थी कि किस विषय पे बात की जाए, क्योंकि हम बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, आप लोग भी और हम लोग भी, और इसके बारे में तो रोजाना ही कभी ट्रेनिंग के जरिए, कभी किसी वर्कशॉप के जरिए आप लोगों तक बात पहुंचती ही रहती है। और वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें हमारी अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपना एटीट्यूड चेंज होता है। लेकिन कुछ चीजें बहुत ही फंडामेंटल, जिसको क्या बोले, कि बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कहीं पे भी हो। और आप ही नहीं, जिन महिलाओं के साथ आप लोग काम करते हैं उनके लिए भी बेहद जरूरी है वो चीजें। क्योंकि अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वावलंबी होना आपके लिए कितना जरूरी है, खासकर एक महिला के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी काम मैंने किए हैं अब तक, पिछले 25-30 साल के मेरे अनुभव में, मैं बहुत तरह के मुद्दों से जुड़ी हूँ, महिलाओं के सारे, और किसी मुद्दे पे नहीं। मेरा हमेशा से ही फोकस महिलाओं के ऊपर रहा है, लेकिन उसमें भी कभी सामाजिक मुद्दों पे काम किया, कभी न्यायिक मुद्दों पे काम किया, कभी जेंडर ट्रेनिंग की, बहुत सारे तरह के काम किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो महिलाओं को बात खलती भी है और वो पूछती भी है कि मैम ये बात तो सारी आप कह रही हैं ठीक है, कुछ ऐसा बताओ ना कि हम काम कर लें और पैसा कमाएं। और ये बात जो बार बार आती है, इसका कुछ मतलब है। दो हैं बातें, एक तो हम सब जहाँ से आते हैं, मैं एक गांव से आती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी ये समझने में देर नहीं लगती है कि गांव में महिलाओं की क्या समस्या है। मेरी जिंदगी के पहले 15-16 साल मैंने गांव में गुजारे। अपनी 10th की शिक्षा जो है ना, 10वीं की परीक्षा मैंने वहीं से, गांव से पास की। उसके बाद थोड़े से अर्बन में, जैसे उदयपुर तो फिर भी बड़ा है, हिसार में मैंने जाके पढ़ाई की, और उसके बाद डेफिनेटली अलग अलग जगह गए। लेकिन गांव में जाके ये समझने में कतई देर नहीं लगती कि गांव में महिलाओं को क्या बड़ी समस्या आती है। एक तो पैसे की आर्थिक जो कमी जो हो जाती है, बहुत सारे घरों में है, हमारे घर में तो बहुत ही ज्यादा थी जब मैं छोटी थी। तो माँ को स्ट्रगल करते देखा है बहुत। और मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं छोटी थी। तो कई बहन भाई हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा है नहीं घर पे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वो हम सब समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में अगर फीस देनी है, बहुत थोड़ी सी फीस होती थी, मुझे याद है गाँव के स्कूलों में, कहाँ सरकारी स्कूलों में फीस होती है, उसको भी देने में थोड़ा सा माँ को जुगाड़ करना पड़ता था कि ये नहीं, ये कर लेते हैं। पर उन्होंने कभी पढ़ाने से नहीं उठाया, सब अच्छी बात ये है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी स्थितियों में आदमी बीमार हो गया, या आदमी की नौकरी हट गई, या खेत में खेती ठीक से नहीं हुई, या आदमी रहा ही नहीं। ऐसी हालत में औरतों के ऊपर जो एक आ जाता है आर्थिक दबाव, उसके लिए उसकी तैयारी अगर हम शुरू से करते हैं तो मुझे लगता है कि समस्या तो दूर नहीं जाती, लेकिन समस्या से डील करने का जो एक तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो मैं आज की जो अपनी बात रहेगी उसमें सिर्फ आर्थिक मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ, ताकि हम लोग सारे एक ही तरह से समझें कि आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए, खासकर अब यंग जो लड़कियां आ रही हैं उनके लिए क्यों जरूरी है। और इसकी शुरुआत घर से होती है। जिन माओं और बहनों के साथ हम जुड़े हैं, जिन दोस्तों के जरिए, उन तक ये बात भी बहुत पहुंचाना जरूरी है कि दहेज में पैसा बचाने की बजाय लड़कियों के लिए उनकी पढ़ाई पे लगाएं, और अपनी बेटियों के लिए घर में लड़ाई करें। क्योंकि लड़ाइयाँ अगर लड़नी है, जिंदगी भर लड़नी है, तो सही समय पे सही लड़ाई करना बहुत जरूरी है। कि घर में अगर ये कहते हैं कि 15 साल की लड़की है, मैंने देखा आप राजसमंद एरिया में, वहाँ बहुत जल्दी लड़कियों की शादी होती है और वो बहुत पेनफुल है। आप लोग बहुत सालों से काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब एक परसेंटेज तो कम हुई होगी, लेकिन समस्या बरकरार है। और जो सबसे ज्यादा दुखदाई बात है, मुझे किसी भी चीज से और इतना पेन नहीं होता जितना इस बात से होता है कि छोटी बच्चियों की शादी करके और आप किसी के घर भेज देते हैं।
मतलब बहुत बहुत दुख की बात है ये, क्योंकि वो लड़कियों का ना शारीरिक तौर पे, ना मानसिक तौर पे, ना आर्थिक तौर पे, ना किसी भी तौर पे उनका विकास नहीं हुआ होता है। और ससुराल में तो फिर ससुराल की तरह ही डील किया जाता है उनके साथ। जो भी लड़की बाहर से आती है, जिसका अपना घर नहीं है, आप क्या उम्मीद करते हैं उसको कौन कैसे डील करेगा? अरे ये चिंता पिताओं को तो होनी ही चाहिए, लेकिन माओ को भी होनी चाहिए। और माओ को वो लड़ाई शुरू से ही अपने घर में एक कुछ ग्राउंड रूल्स जिसको बोलते हैं उनको सेट करने की जरूरत है कि ये बेटी जब तक पढ़ेगी नहीं, अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, जब कुछ भी हो, चाहे वो काम करती हो घर पे, चाहे वो घर से बाहर काम करने जाती हो, चाहे उसने अपना कोई व्यवसाय शुरू किया हो, जब तक लड़की इस लायक नहीं बन जाती कि वो अपने लिए पैसा कमा पाए, तब तक उसकी शादी करने का जाती होगी। तो रणवीर और मनीषा इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि क्यों ऐसा जरूरी है। और ये मैं अनुभव के खुद के अनुभव से बता सकती हूँ कि आपकी अपनी वॉइस जो होती है ना, जुबान जो होती है, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप टेबल पे लाके पैसे नहीं रखते हैं। और ये बिल्कुल आप अपने घरों से देख सकते हैं। आदमी लोग जो मैं आम जो कहानियां सुनते हैं या देखते हैं या फ्रेंड से सुनते हैं कि पैसा आदमी कमा के लाता है, इसलिए उसके घर में पूछ है, आके टेबल पे पैर रख के अखबार पढ़ने लग जाए आते ही ऑफिस से और कहे चाय लाओ, उसकी कोई वजह तो होगी ना। आदमी और औरत में फर्क क्या है? बहुत सारे फर्क जो है, इनफैक्ट 99% वो सामाजिक फर्क है, वो बनाए हुए हैं, हमारे बनाए हुए हैं। एक बायोलॉजी को छोड़ के, शारीरिक एक संरचना को छोड़ के बाकी सब तो बनाया हुआ है ना। तो जो आदमी पैसा लाता है और उसकी अगर घर में इतनी पूछ है, तो ऐसे में हमारे लिए फैसला करना बहुत आसान है कि मैं पैसा ही कमा लाऊंगी। फिर मिलके काम करते हैं, आप भी पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमाऊं, दोनों मिलके साथ काम करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये बातें अगर हम लड़के, मैं आगे बात करूंगी कि कहाँ से शुरुआत की जाए लड़कियों के साथ, क्यों उनको ये बात बताया जाए कि शादी तो देखिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। शादी करना कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उसको कहते हैं ना कि अचीवमेंट को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, उपलब्धि नहीं है वो कोई। शादी हो जाती है क्योंकि समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप शादी हो जाए, टाइम पे शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए। लेकिन इसका फैसला कि कब शादी हो और कब बच्चे हो, अगर हम थोड़ा सा लड़कियों की सलाह से कर दें तो बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आगे आगे, जैसे सवाल आएंगे मैं कोशिश जवाब दे पाऊँ। थैंक यू कांता जी। और बिल्कुल प्रश्न हमारे पास में चैट बॉक्स में भी आने लग गए हैं। मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। नमस्ते मैम, मैं राजदीप हूँ, मैं भी जतन टीम से ही हूँ और मैं मनीष की सहायता के साथ में आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आया है कि हमारे देश में महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन या मजदूरी में प्राय भेदभाव देखा जाता है, ऐसा क्यों? क्या अन्य देशों में भी ऐसा होता है? जरूर। दुनिया भर में अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 23% का फर्क है। अगर एक पुरुष को 100 रुपए मिलते हैं तो महिलाओं को 77 रुपीज मिलते हैं। उसकी वजह बहुत सारी है कि शुरू से एक तो महिलाओं को जो लो पेइंग जॉब्स थी उन पे रखा गया, लेकिन लो पेइंग जॉब्स में भी अगर 2 रिसेप्शनिस्ट हैं, 2 लोग काम करते हैं होटल के रिसेप्शन पे खड़े होके, तो पुरुष को एक थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा दिया गया, ये दिखाने के लिए कि पुरुष ज्यादा काम करता है, और उसकी पे में भी डिफरेंस कर दिया गया। और ये अब की बात नहीं है, पहले तो बहुत ही फर्क होता था। मतलब अगर आदमी को 100 रुपए मिलते तो औरतों को 20 रुपए मिलते थे, 30 रुपए मिलते थे। भारत में ये फर्क करीब करीब 34-35% के करीब है अभी भी। कुछ इलाकों में ज्यादा है, कुछ में कम है। जहां जहां सरकार ने थोड़े से शिकंजा कसा है, वहां पे इस गैप में कमी आई है। और दुनिया का कोई भी देश आज के दिन भी ऐसा नहीं कह सकता कि उनके यहाँ जेंडर पैरिटी है, लेकिन कुछ नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, वहां पे मोर और लेस बराबर आ गया है अगर आप आंकड़ों की बात करें तो। इन प्रैक्टिकल लाइफ वहां पे भी अभी गैप्स है, पर्टिकुलरली कुछ जॉब रोल्स में, कुछ सेक्टर्स में अभी भी फर्क है कि महिला और पुरुष को बराबर का पैसा नहीं दिया जाता। अपने यहाँ कुछ चीजें बल्कि अच्छी हैं, जैसे अगर आप देखें नरेगा को,
ये सही बात है कि अगर फिजिकल लेबर की बात की जाए तो हो सकता है कि अगर एक पुरुष 20 किलो वजन सर पे उठा लेता है तो हो सकता है महिला 12 किलो 18 किलो उठाती हो, लेकिन सैलरी अपने यहाँ जो वेजेस मिलती है वो बराबर है। जब हम छोटे थे, आप में से भी बहुतों को याद होगा, जब खेत में जाते थे कि हमारे खेत में अगर गेहूं काटने के लिए लोग मजदूर आते थे तो पुरुष को हमेशा ही ज्यादा मिलता था, जो पैसा मिलता था, या हमारे यहाँ गेहूं देते थे उसकी, कि आदमी को 10 किलो औरत को 5। हमें तब समझ में नहीं आता था ये इतना भेदभाव। मुझे एक और बात याद है कि मैं वॉलीबॉल खेलती थी नेशनल लेवल पे। एक बार हरियाणा के सीएम चौटाला जी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने यहाँ टूर्नामेंट रखवाई अपने गांव में, और लड़कों की भी लड़कियों की भी, और हम कुछ जो पुराने खिलाड़ी थे उनको आमंत्रित किया ऐसे सम्मानित करने के लिए। तो जब मैच भी करवाए थे, जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट चल रही थी, तो जो लड़के और लड़कियों की टीमों ने जीता, तो सीएम साहब ने वहां अनाउंस किया कि लड़कों की टीम को 1 लाख, लड़कियों की टीम को 50,000। ये अब तक हमको ना समझ में बात आ गई थी, क्योंकि हम खिलाड़ी पहले थे, अब नहीं थे। हम जब खेलने जाते तो हमें 10 रुपए मिलते थे रोजाना के खाने के, लड़कों को 20 रुपए मिलते थे। प्राइज मनी हमेशा ही, और वो दुनिया भर में है, जो इनाम मिलता था वो पहले लड़कों को जाता है। अभी भी टेनिस वगैरह में तो अगर आप देखिएगा, या आप आईपीएल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, लड़कों को अलग है, लड़कियों को अलग है। तो हमने कुछ सोचा समझा नहीं, हम जो पुराने खिलाड़ी बैठे थे अचानक ही उठ के खड़े हो गए। स्टेडियम भरा हुआ था लोगों से, हमें सही जगह मिली हुई थी क्योंकि हमें स्पेशली इनवाइट किया गया था। तो हम वहाँ खड़े हो गए तो नोटिस हो गया, इमीडिएटली कैमराज हमारी तरफ फोकस हो गए कि क्या हुआ। हमने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात है 2002 की। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, सीएम साहब ऑब्वियसली बौखला गए कि ये अचानक क्या हो गया यहाँ पे, मैंने तो इनाम ही तो घोषित किया था। हमने कहा फर्क नहीं कर सकते, और मैं बताती हूँ क्यों फर्क नहीं कर सकते हैं। लड़कियों को उस लेवल तक आने के लिए, खेलने के लिए, नंबर 1 ट्रेवल करने के लिए अपने गांव से या अपने शहर से जहां वो खेलने जाती है, नेशनल या स्टेट लेवल या बाहर का टूर्नामेंट, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। घर से प्रेशर, ये पहनो वो मत पहनो, कितने बजे खेलो, लड़कों के साथ खड़े मत हो, ये मत करो। लड़कों के लिए कोई ये प्रेशर नहीं है, घर वाले भी स्पेशल डाइट देते हैं। लड़कियों के लिए की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर लड़का रेसलर है ना, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती है घर पे, कि स्पेशल डाइट चाहिए, दूध चाहिए, अंडे उबाल के दो, ये करो वो करो। लड़कियों के लिए कोई नहीं कर रहा है ये कुछ। तो हमने कहा जब लड़कियां यहाँ तक पहुंची हैं, जो टूर्नामेंट खेली है, उन्होंने अपनी तरफ से उतना ही दम लगाया है जितना लड़कों ने लगाया। तो आप फर्क कैसे कर सकते हैं इसमें? आपको लड़कियों के लिए ज्यादा करना चाहिए ताकि और लड़कियां खेलने आए। एनीवे वो तो वहां उस दिन ठीक हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कहते हैं, हम लोग 1 लाख रुपए लड़कों के, 1 लड़कियों के। लेकिन उसके बाद जो हुआ ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रहे हैं, आप लोग का के कुछ इनपुट्स की जरूरत होगी। तो हमने कहा जरूर। तो जो आज हरियाणा स्टेट में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी, हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो उसमें हमने ये सारी जितनी भी दिक्कतें थी वो सारी ठीक कर दी, कि बराबर का इनाम होगा, बराबर की फैसिलिटी होगी, दिन भर का जो उसको बोलते थे हम लोग डीए, तो वो बराबर मिलेगा, कि रोजाना की जो डाइट अलाउंस बोलते थे हम लोग, तो डियरनेस अलाउंस नहीं, डाइट अलाउंस, वो बराबर मिलेगा लड़के और लड़कियों को। उसको देखते हुए आज के दिन अगर आप देखेंगे, हरियाणा सरकार किसी भी ओलंपिक विनर को या मेडल विनर को बराबर इनाम देती है, चाहे लड़के हो लड़की हो, चाहे पैरामेडिक्स हो, पैरामेडिक्स नहीं सॉरी, ये जो अपने पैरा एथलीट्स हो, सॉरी, इनको सबको बराबर है। क्योंकि पैरा एथलीट जो है, अगर कोई पैर उसके ठीक नहीं है या हाथ ठीक नहीं है, फिर भी टूर्नामेंट जीत के आता है, उसको तो बहुत मेहनत लगी होगी बजाय कि एक नॉर्मल लेबल बॉडीड एथलीट के। तो ये उसके बाद भारत सरकार ने भी ऐसा ही कर रखा है, भी सभी जगह बराबर है, कोई फर्क नहीं है। हरियाणा में खासकर जब आप देखिएगा कि जो लड़कियों के साथ इतनी जाति वहां होती है बहुत मामलों, लेकिन जब लड़कियां मेडल लाने लगी, क्योंकि उनको सरकारी, हमने कहा सरकारी अगर नौकरी मिलेगी तो लड़कियों को भी बराबर मिलेगी। इस मेडल के बाद अगर डीएसपी लगा रहे हो आप लड़के को, तो लड़की को भी डीएसपी की पोजीशन दोगे। तो वो सब लिख दिया वहां पे, लिख दिया, तो लड़कियों की नौकरियां लगने लगी, लड़कियों को कैश अवार्ड्स मिलने लगे, अखबारों में फोटो आने लगी माँ बाप के साथ। उसको देखते देखते बहुत सारे माँ बाप ने लड़कियों को
खेलने जाने के लिए बिकॉज प्रसिद्धि मिलने लगी उससे माँ बाप को भी। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स में लड़कियों, गीता फोगाट वगैरह ने मेडल्स जीते, हरियाणा की बहुत सारी लड़कियों ने मेडल्स जीते। यू विल नॉट बिलीव, रेसलिंग में अकेले सिर्फ हरियाणा में 200 का अखाड़े हैं लड़कियों के। वही माँ बाप जो ये कहते थे जीन्स मत पहनिए, वो कॉस्ट्यूम पहना के रेसलिंग का लड़कियों को रेसलिंग के लिए लेके जा रहे, खुद लेके जाते हैं स्कूटर पर बैठा के। तो वही पेरेंट्स अब हरियाणा में गोल्फ से लेके, हरियाणा में शूटिंग से लेके सब तरह के खेल लड़कियां खेल रही हैं। और वही फर्क है, अगर आप पॉलिसी लेवल पे ठीक है सब चीजें, वहां पे अगर सरकार इस बात को इज्जत करती है कि लड़कियों का या महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है वो बराबर है और बराबर पैसा उनको मिलने की जरूरत है, वही काम की बात है। तो काम में भी बराबरी की जरूरत है। जितना महिला में शारीरिक एक कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से पूरा काम करती है, तो उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, अभी भी फर्क है। बहुत सारी जगह औरतों को बराबर के पैसे नहीं मिलते हैं। सरकारी तब में मिलते हैं, सरकारी में तो इक्वल वेजेस इक्वल वाला है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है। जी जी कांता जी, आपने बहुत ही सही बात कही कि बहुत सी जगहों पे तो ये भेदभाव अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉलिसी लेवल पे अगर काम किया जाए तो शायद हम हद तक इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने दिया ही है कि हरियाणा में आपने इस तरीके से देखा है, पॉलिसी में आने बाद से बहुत चीज़ें बदल गई। और हम यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि आपने उन दिनों में, शुरुआती दिनों में ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो चीज़ वहाँ तक आपने सीधी ही पहुँचा दी। ये बहुत काबिल तारीफ़ चीज़ है। अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके विचार से ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि घर और खेती का काम जो महिलाएं कर रही हैं उनको भी एक तरह से आर्थिक लाभ मिल सके? जी, आजकल हम लोग एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आपके एरिया में भी चित्तौड़गढ़ में है। वो प्रोजेक्ट, उसमें ज्यादातर फोकस जो है वो खेती पे है। सो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज्यादा फोकस है। दिक्कत दो तरह से आ रही है। एक तो खेती करने के बाद 80% जो काम है खेती का महिलाएं करती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। मैं किसान घर से आती हूँ तो मुझे मालूम है ये। लेकिन अपने आप को महिलाएं किसान कहलाने से भी कतराती हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को किसान कहेंगी तो किसान के जो बेनिफिट्स होते हैं सरकार से, जो कुछ स्कीम्स हैं जिनमें किसान को ट्रेनिंग दी जानी हो, या तो इनपुट्स दिए जाने हो, या तो कोई खाद बीज जो भी मिलना है वो किसान को मिलते हैं, वो महिलाएं नहीं मिलती। क्योंकि वहां पे जो लिखा हुआ है ना सरकार के पास, वो पुरुष किसान लिखा हुआ है। तो वहां एक तो वो गड़बड़ है। महिलाएं इस बात को इसलिए नहीं उठाती हैं कि काम तो मैं करती हूँ लेकिन किसान में क्यों नहीं, पैसे मेरे हाथ में क्यों नहीं आते हैं। वो घर का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के चक्कर में, क्योंकि ये मामला जो है ना सबसे बड़ा पावर का मामला है। इसमें पुरुष को लगता है कि वो मेरी जो सत्ता है घर के अंदर उसको चैलेंज कर रही है, और उसके बहुत बार नेगेटिव परिणाम होते हैं। तो महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ बदतमीजी, ये सब तरह से होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी पुरुष को चैलेंज कर दीजिए कि मैं भी तो काम करती हूँ, उसको अच्छा नहीं लगता। वो फिर कंपैरिजन पे आ जाता है, तूने इतना काम किया, मैं मंडी में बेच के आया, तू खड़ी थी क्या वहां पे? मैंने ये किया, तूने किया था क्या? रात को मैंने पानी दिया था, तुम थी क्या वहां पे? फिर वो इस पे आ जाता है। उसको समझ में भी नहीं आती कि जब वो तुम रात को पानी दे रहे थे, वो शायद चिंता करके तुम्हारी चाय लेके पीछे पीछे आ रही होगी, या घर में बच्चों के साथ थी वो। तो महिलाएं भी कतराती हैं अपने आप को किसान कहने से। पुरुष तो देखिए खेती और वाला जो जिसके घर में खेती है ना, जमीन है, वो किसान के लिए लास्ट एक पावर सेंटर है। वो उसको देना नहीं चाहता, वो शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ भी। और इसलिए हमारे सभी के घरों में जमीन को लेके बहुत सारे झगड़े हैं, भाई भाइयों के बीच में, माँ बाप के बीच में, और बेटे बच्चों के बीच में, बहनों के साथ तो बहनों को तो भूल ही जाओ। सब तरह से मतलब जमीनी जो मामला है ना, वो थोड़ा सा पावर का मामला है, पैसों का मामला है। ये थोड़ी क्या किया जाए इसके बारे में? दो तरीके हैं। सरकार के हाथ में एक बात थी कि उन्होंने कहा कि लड़कियों को भी
पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। ये सरकार ने कानून पास कर दिया। अब सरकार इसके बियॉन्ड कुछ घरों में तो जाके कर नहीं सकती है। अब धीरे धीरे इस बात को पहले मुझे याद है 8-9% महिलाओं के नाम पे जमीन थी, अब मैंने सुना है 13% हो गई है, मैंने लास्ट जो डेटा देखा था। तो कुछ फर्क हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। एक तो सरकार ने 2 काम की कि जब कोई भी जमीन चाहे खेत की हो चाहे घर की हो, जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें सरकार ने रजिस्ट्री के प्राइस में फर्क कर दिया है कि पुरुष के नाम जो अगर रजिस्ट्री होगी तो 7% है, और हर स्टेट का अलग अलग है। महिलाओं के नाम होगी तो 5% है, दोनों के नाम होगी तो 6% है। तो एक प्रधानमंत्री आवास का फायदा भी मिलेगा और जीएसटी भी 1% ही लगेगी। बिल्कुल। तो ये जो सरकार ने जो ये इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, ये जब अगर आएंगे तो थोड़ा से 50,000 रुपए बचाने का लालच हो, पुरुष फिर भी उसको करके और महिलाओं के नाम करवा देते हैं। उससे अल्टीमेटली तो देखिए फायदा है, अगर वो जमीन कभी बिकी तो महिला के नाम जरूर पैसा आएगा। ठीक है, जब तक खेती में है, घर में है, तो कोई फायदा है नहीं उसका। मैंने ये भी देखा है कि शहरों में खासकर अगर घर लिए जाते हैं या प्लॉट लिया जाता है तो थोड़ा सा फर्क आने लगा है। एटलीस्ट शहरों में तो मैं आसानी से कह सकती हूँ कि वहां औरत का नाम जॉइंट तो डलवा ही देते हैं, अगर अकेले नाम नहीं। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, ब्लैक मनी है, उसको पैसा छुपाना है, औरत को बराबर का जुल्म में शामिल करना है, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो फालतू का पैसा बनाते हैं और औरतों के नाम डालते रहते हैं। औरतों को नहीं पता उनके नाम गड़बड़ है, उनको बाद में पता चलता है कि उनके नाम कुछ कर रखा है। लेकिन गांव में ऐसी स्थिति नहीं है। गांव में देखिए जमीन अभी भी सबसे प्यारी चीज है। बच्चे, बीवी, सब माँ बाप एक तरफ, जमीन एक तरफ। दैट्स अ रियलिटी। बिकॉज आदमियों के पास कुछ काम नहीं है, ज्यादा नौकरी पेशा है नहीं, तो जमीन जो है ना वो एक आमदनी का भी साधन है, प्रेस्टीज का भी साधन है। उसने हमारी इज्जत से भी जोड़ा हुआ है। सगाई ब्याह करने आते हैं तो भी पूछते ही है ना जमीन कितनी है। अपने यहाँ तो एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का मामला है ये। मैं राजस्थान से आती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ इस बात को। हम लोग सीकर से हैं तो वहां पे भी यही बात है। तो धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए आसान बात यह है कि, आसान नहीं है, मुश्किल है, धीरे धीरे अपने घर में जगह बनाए। थोड़ा अपना पैसा बहुत जरूरी है, चाहे वो अपने माँ बाप से मिलता हो, चाहे वो पति से मिलता हो, या अपना खुद का कमाती हैं। अपना अकाउंट, अपना पैसा, अपना थोड़ा सा मनी पावर जिसको बोलते हैं, उसको जरूरी बात है कि हर महिला के पास हो। वो कल को नहीं मालूम किसके साथ कैसा बुरा वक्त आ जाए। जब जमीन हमारे नाम नहीं है और कुछ भी नहीं है तो कुछ चीजों का हमारे महिलाओं के पास होना बेहद जरूरी है। वो औरतें ज्यादातर कहीं लेके नहीं जाती उसको, वो घर पे ही रहता है, लेकिन उसकी एक सुरक्षा जो दिमाग में सुरक्षा रहती है कि मेरे पास कुछ है, और उसकी खुद की सेल्फ वर्थ के लिए वो बेहद जरूरी है। और वो काम धीरे धीरे प्यार से बेटियों के से शुरुआत करें। जिनकी 2 बेटियां, हमारी जैसे 2 बेटियां हैं, तो बड़ा गांव में तो ये नॉर्मल माना जाता है कि ये कहाँ लेके जाएंगे जमीन को, दे देंगे हमको। लेकिन क्यों दे देंगे? मतलब अपनी बेटियों के नाम कीजिए, लेट देम डिसाइड वो क्या करना चाहती है। तो वहां से माएँ भी थोड़ी थोड़ी जहाँ पे है वहां से थोड़ा थोड़ा सरकना शुरू करें कि नहीं, मुझे मेरी बेटियों को भी चाहिए, मुझे तो मिला नहीं लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को मिले। तो वहां थोड़ा बातचीत घर में शुरुआत हो। जिसके पति बहुत नरम इंसान है, मैं कह सकती हूँ, वो आप लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे वो अपने घर में ये जगह बनाए और इस बात को अनाउंस करें कि मैंने अपनी बेटियों को दे दिया, ताकि और लोग देख के समझे कि नॉर्मल है। याद है पहले कहते थे कि बाप जब कोई भी घर में मरता है तो लड़की नहीं शमशान घाट जाके उसको वो नहीं कर सकती है, आखिरी जो एक जो रिचुअल होता है मुखाग्नि, आजकल लड़कियां करने लगी हैं देख देख के। तो ये सारी बातें देख देख के बहुत नॉर्मल होती हैं। तो करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे, पैसे भी आएंगे हाथ में, चिंता ना करें। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से आपने जो बात बोली सीधा ये भी दिखाती है कि सोसाइटी में आज भी जो केयर वर्क है उसको लेके बहुत उपेक्षा है, या फिर मर्द उस चीज को नहीं समझ पाता है। तो मैम इसी कड़ी में इसी से मिलता जुलता एक सवाल हमारे पास में आया है, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ कि यदि कोई महिला स्वरोजगार करना चाहे तो उसके लिए उसे कहाँ से वित्तीय सहायता मिल सकती है, और बैंक इतनी आसानी से मदद नहीं करते और उनकी लोन देने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। सही कहा आपने।
कहाँ से सहायता मिले, तो रणवीर बैठा है, वो बैंक के मैनेजर से दोस्ती करे। वो वहाँ पे बहुत सारे आप लोग बैठे हैं, राजदीप बैठा है वहाँ पे, कैलाश जी के जाने से ही फर्क पड़ेगा बैंक मैनेजर को। देखिए मैं बहुत बार करती हूँ ऐसा, अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ अभी भी, जैसे फील्ड में जहाँ हमारा काम चल रहा है, तो वहाँ जो भी छोटा सा भी इवेंट होता है तो मैं पहला काम करती हूँ, बैंक का जो लीड बैंक के मैनेजर को वहाँ चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ठीक है। और हाँ, बहुत मुश्किल है 2 वजह से पैसा लेना औरतों के लिए। एक तो हमारे नाम पे कोई एसेट नहीं है, कोई घर जमीन नाम नहीं है, जो कोलेटरल चाहिए होता है वो देने के लिए कोई पेपर नहीं है हमारे पास। ज्यादातर केसेस में आधार है तो पैन नहीं है, पैन है तो ये नहीं है, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो हमको पता नहीं क्या चाहिए होते हैं। उसकी वजह से जब जिस दिन बैंक पहुंचते हैं तो कुछ भी पेपर अपने पास में, अदर देन आधार हमारे पास शायद कई बार कुछ भी नहीं होता है, फोटो वोटर कार्ड होगा या आधार होगा, लेकिन बैंक को कुछ और पेपर चाहिए होते हैं। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा दिक्कत ये है कि जो सरकारी जो काम है, इवन इफ भारत सरकार ने कहा मुद्रा लोन मिल सकता है महिलाओं को, लेकिन और उसके लिए कोलेटरल नहीं चाहिए, फिर भी प्रक्रिया इतनी लंबी है, महिलाएं तो थक जाती हैं। हमने कई जगह एक कोशिश की, आप लोग भी जरूर कीजिएगा उसको। हम एक बोलते हैं बिजनेस सखी। हाँ, बिजनेस सखी का मतलब ये है कि गांव के स्तर पे तो एक होती है, एक जैसे आपकी सहेली होती है वैसे, लेकिन ब्लॉक लेवल पे एक ऐसी महिला है जिसको ये सारे दांव पेच मालूम है कि अगर बैंक में जाएंगे 15 एप्लीकेशंस लेके तो क्या क्या पेपर चाहिएंगे। वो इन 15 महिलाओं की कैसे मदद करती है, उन पेपर्स को इकट्ठा करवाएगी बिफोर शी गोज टू द बैंक। बैंक जाने से पहले ही ये सारी तैयारी घर पे उनके तैयारी करवाती है। आदमी को भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ चीजों में आदमी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये काम जो है ना, जब तक आप डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है महिला का साथ देने के लिए, हम उसको बिज सखी बोलते हैं, बिजनेस सखी। हाँ, तो जाके जो महिला का धंधा शुरू करवाने में जो मदद कर सकती है, ऐसी एक काडर आपको तैयार करना पड़ेगा। वो जो है निस्बत जो है कैलाश जी, वो ट्रेनिंग कर रहा है। हमने यूएनडीपी में ट्राई किया था उसको, यूएनडीपी ने पैसा खर्च करके वो करिकुलम बनवाया है। करीब 100 लोगों को महाराष्ट्र में और 100 लोगों को कर्नाटका में ट्रेन भी करवाया था। हाँ, तो वो निस्बत का कोई, आपकी जो महिला कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो अब तक किसी न किसी लेवल पे ये काम करती आई हैं, उनकी ट्रेनिंग करा दीजिए। और कुछ वो उनका काम है, अरे गांव के स्तर पे जो महिला है वो आइडेंटिफाई करेगी औरतों को जिनमें कुछ काम धंधा करने का दम है या जो इंटरेस्टेड है या जरूरत है। मैंने देखा है सबसे ज्यादा सफलता उस महिला को मिलती है काम अपना शुरू करने में। 2 तरह की महिलाओं का, एक तो जिसको जरूरत है, जिसको अगर ये काम शुरू नहीं किया तो उसका गुजारा नहीं होगा, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो एक तो वो महिला कुछ भी करेगी, वो अपना दम लगाएगी, 4 बार अगर उदयपुर जाना पड़े या राजसमंद जाना पड़े तो वो जाएगी। तो एक तो वो महिलाओं को आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने देखा वो सबसे सफल हुई है। या कोई ऐसी महिला जिसमें बहुत दमखम है, उसको पता है मैंने जिंदगी में सफल होना ही होना है। कई लोग आते हैं जिनमें बहुत जोश होता है, उन महिलाओं को आइडेंटिफाई कीजिए। और दोनों ही अपने तरह से रोल मॉडल का काम करती हैं। हमने भिवानी में पिछले यूएनडीपी में जब हम थे तो बहुत, और अपने जैसा ही है भिवानी का काम, राजस्थान जैसा ही है। शेड्यूल कास्ट महिला, हैंडीकैप महिला जिसके पति की डेथ होगी, ये सारे एक ही महिला में हुए हैं। एक ऐसी औरत जैसे उसको पैर में नहीं काम करते लेकिन वो शेड्यूल कास्ट है, उसका पति की भी डेथ होगी, पति कर्जा भी छोड़ गया। ऐसी ऐसी महिलाओं को काम शुरू करवाया। उसने चूड़ी की दुकान शुरू कर ली, उसने एक छोटी सी गांव में ग्रोसरी की दुकान शुरू कर दी, किसी ने 5 सूट भिवानी से लाके बेचना शुरू कर दिया, या आपके यहाँ तो बेस होते हैं, और वो लाके शुरू कर दिया। जब वो पैसे आ गए तो उस दुकानदार को वापस दे आई। बहुत सारे, इनफैक्ट 70% महिलाओं ने बिना किसी कर्जे के अपना काम शुरू किया, थोड़े पैसे से, 5,000 10,000 माँ बाप से ले आई, भाई से ले आई, पड़ोसी से ले लिए, काम किया। 10 के 12,000 बन गए, 12 के 15 बन गए। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड देयर वर्क। उसमें मैंने देखा सफलता सबसे ज्यादा है। लेकिन एक टाइम आता है जब महिलाओं के पास 50,000 तो हैं लेकिन काम 1 लाख का है,
तो तब लोन चाहिएगा। ऐसे में महिलाएं कितने भी कोशिश करेंगी, सब नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि बैंक मैनेजर हमारे यहाँ तो नमस्ते करके कह जाते हैं कि हाँ हाँ हम हमारे पास आइए, हमारे पास तो बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट से लोन देने का महिलाओं को। लेकिन आप वहां जाइए तो मैनेजर साहब तो पहचानते भी नहीं आपको, बतेरी महिलाएं आती हैं घूंघट काट के, राइट। तो वो फिर किसी एक बंदे को लगा देते पीछे, सुनो भाई क्या कह रही है। तो अनलेस कैलाश जी जाके वहां नमस्ते करेंगे साल में 1 बार 2 बार, उनको नहीं बुलाओगे 2 बार, इन महिलाओं से के सवाल नहीं पूछवाओगे उनसे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, तो फेसलेस पर्सन है फिर वहां पे, मैनेजर है वो तो। ऐसे में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है कि किस तरह से आप ये सारे पेपर वर्क इकट्ठा पहले समझाते हो, आके एक लेक्चर करा दीजिए उनका कि क्या क्या पेपर जरूरत होते हैं, कितने लोन के लिए कितना, फिर वो पेपर इकट्ठे करवाइए हर महिला के, फिर उनको साथ में लेके जाइए। ट्रस्ट में बैंक्स के ऊपर बहुत दबाव है कि वो पैसा बांटे, हम लोग करवा नहीं पाते। और फिर फाइनल उसके लिए ना एक जो फाइनल सोल्यूशन वो ये है कि ये जो काडर मैं कह रही हूँ बिद सखी इसका, या गांव में ऐसा, अब एक आदमी को प्रॉब्लम आ गई, जमीन की प्रॉब्लम आ गई, फट वकील कर लेता है ना, वकील चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ दे, पैसा इतना मांग ले। महिलाएं पैसा देने में एक दूसरे को हिचकिचाती हैं सर्विसेज के लिए। फाइनल सॉल्यूशन ये है कि जब महिलाएं अच्छा करेंगी तो वो भी थोड़ा पैसा देना सीखे दूसरी महिला को, क्योंकि जतन कब तक देता रहेगा इस महिला को पैसा, राइट। तो अगर एक ने कहा मेरा फॉर्म भरना है लोन के लिए, तो वो महिला उसके लिए 100 रुपए देगी। अगर उसने बैंक से लोन करा दिया तो उसके इतने पैसे, इतने लोन तक के इतने फैसिलिटेशन फी जिसको बोलते हैं, घूस नहीं, फैसिलिटेशन फी। धीरे धीरे हमें इस काडर को स्वावलंबी बनाना है। सीआरपीज होते हैं SRLM के, उन महिलाओं को कुछ को छांट लीजिए कि वो ये काम करवाना शुरू करें। तो वो फाइनल तो सोल्यूशन वही है कि अपने आप कर पाएंगी, इसके लिए बहुत लंबी वेट है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। और 5, 7, 10 की हो गई ना, 20 की पास में, फिर रास्ता दिख जाता है। पर 20 महिलाओं पे एक महिला बताइए जो एक बिद सखी बन तैयार कीजिए, जो उसको लोन भी दिलवाएगी, जो बिजनेस आइडिया भी देगी, जो उसको मार्केट से भी कनेक्ट करेगी, जो उसको कहाँ से होलसेल में सामान मिलता है वो भी करेगी। ये जो रिवाड़ी में हम लोगों ने 300 महिलाओं को तैयार किया कि वो ये सामान बेचे जो लड़कियों को चाहिए होता है, किसी को कोई मेकअप का सामान चाहिए, कुछ दवाइयाँ छोटी मोटी, कोई जो भी महिलाओं का स्टोर होता है वो चाहिए। इतनी डिमांड बढ़ गई उसकी कि एक महिला को तो वहां स्टॉकिस्ट बनना पड़ा, क्योंकि ये चीजें रेवाड़ी लेने जाएंगी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। फिर इस महिला ने छोटा सा टेम्पो खरीदा, सुबह जाती थी गांव से, वो फोन पे डिमांड ले लेती, फिर उनको सप्लाई करके आती। तो अगर एक इकोसिस्टम की अप्रोच से आप सोचेंगे तो बहुत कुछ इस बारे में किया जा सकता है। फिर उन्होंने ये हिंदुस्तान लीवर वाले, यूनिलीवर वालों से संपर्क किया, शक्ति केंद्र नहीं खोला, उनके तो शक्ति केंद्र है, लेकिन फेयर एंड लवली की अगर गांव में सबसे ज्यादा डिमांड है तो यूनिलीवर वालों ने उस स्टॉकिस्ट के पास फेयर एंड लवली लगातार भेजना शुरू कर दिया, उसको भी नहीं जाना पड़ता था फिर सामान। सो ये थोड़ा सा अगर इसको बिजनेस की साइड से देखेंगे तो आपके एक ब्लॉक में 100 गांव अगर हैं तो वहां पे 50, 60, 70, 80 महिलाएं आसानी से कर सकती हैं, एक महिला उनकी लीडर हो सकती है। और इन 80 महिलाओं के लिए 4 बिजनेस सखी चाहिएंगे आपकी, जो आपका पूरा काम बैंक से लेके, बिजनेस से लेके, मार्केट से लेके, लिखाई पढ़ाई से लेके, रिपोर्टिंग से लेके वो सब कर देंगे। तो क्रिएट दिस कार्डर ऑफ। जी धन्यवाद कांता जी। बहुत ही सहज सरल तरीके से आपने ये समझाया कि किस प्रकार जो संस्थाएं हैं उन्हें मदद करनी चाहिए कम्युनिटी में जाके, और किस प्रकार उन्हें अपना रोल बहुत अच्छे से पेश करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर कैलाश जी की दोस्ती बैंक मैनेजर से है तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें, और किस तरीके से हम उनको जाके समझा सकते हैं। तो ये जो ब्रिज वाला काम है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो चीज़ आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कैडर बनाना बहुत ज़रूरी है जो चीज़ों को आगे ले जा सके, तभी हम सेल्फ सस्टेनिंग मोड में, मतलब उस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे और लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी वाले मोड में आके और लंबे समय तक उस चीज़ को चला पाएंगे। तो एक महिला अगर अन्य महिलाओं की मदद करती है तो धीरे धीरे उन महिलाओं में भी वो भाव आएगा और वो चेन अपने आप बड़ी बन जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये।
अभी एक बहुत ही मजेदार प्रश्न आया है, वो ये है कि आप अपने जीवन में किन महिलाओं से बहुत प्रभावित हुई हैं और ऐसा क्यों, मतलब आप क्यों उनसे प्रभावित हुई हैं, वो एक विशेष बात अगर आप बता पाएं तो। मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सही में का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे जो भी महिला, चाहे वो घर में काम करने वाली बाई है, चाहे कोई लड़की स्कूल जाने वाली है, जब वो साइकिल चला के जाती है ना, मुझे बहुत उत्साह होता है, बहुत ज्यादा। लेह में मुझे याद है, हम लेह में, मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे। लेह में बहुत डिस्टेंसेस हैं लद्दाख रीजन में। एक गांव से दूसरे गांव में स्कूल में जाने के लिए लड़कियों को कई कई किलोमीटर पहाड़ों में चलना पड़ता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल जा रहे होते हैं, खासकर जब दुर्गम जगहों पे। मुझे वहाँ होप नजर आती है। तो वो सारी लड़कियां मुझे मुझे प्रभावित करती हैं। जो भी महिला चाहे स्कूटर चलाए, चाहे साइकिल चलाए, चाहे कार चलाए, चाहे एरोप्लेन चलाए, मुझे बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रुकने वाली है नहीं। अब दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। तीसरा, मुझे अगर किसी की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मैं दिनों दिन मुझे लगता है कमला भसीन से बहुत प्रभावित होती हूँ। आप लोगों ने तो सुना ही होगा उनको बहुत बार। वो जब भी बोलती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कितनी सहज भाषा में कितने सामाजिक मुद्दों को समझ के और समझा देती हैं प्यार से। आई थिंक इस देश में महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने किया है सही तरीके से, उतना और किसी ने नहीं किया। तो मुझे वो बहुत प्रभावित करती है। मैं फैन कम होती हूँ, फैन में कई और तरह के लोग बट कमला जी मुझे बहुत प्रभावित करती है। मुझे उनसे हर बार, मैं उनको बुलाती भी हूँ कहीं पे प्रोग्राम है, तो मैं उनसे खुद बहुत सीखने के पर्पज से, मतलब सेल्फिश रीजन रहता है कि मैं, वो आएंगी तो मैं सीख लूंगी उनसे कुछ। तो कमला जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी देखिए, जो भी महिला खिलाड़ी है वो कोई नाम लेके आती हैं, उनकी जो स्माइल होती है ना, एक विनर की स्माइल जो होती है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की नहीं कि एक तो स्माइल होती है, एक विनर की स्माइल होती है, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। कि एक लड़की जब खेल रही है तो वो 100 लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। एक लड़की अगर फौज में अफसर बन रही है तो 100 लड़कियों को प्रभावित कर रही है। एक अकेली लड़की किसी गांव में से जाके ITI में पढ़ने जाती है, वो 100 लड़कियों के लिए एग्जाम्पल है। तो मुझे जो भी लड़की अपना हिम्मत दिखा के कुछ करती है ना, मुझे वो मेरे लिए रोल मॉडल है। और इसलिए मैं हर एक लड़की को, महिला को ये भी कहती हूँ कि प्लीज घर में ना बैठे, थोड़ा सा बाहर निकले, मोबाइल हो, क्योंकि खुद के लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए ही कुछ थोड़ी सी मन में आएगी कि अरे ये देखिए ना, ये लड़की घूम रही है उदयपुर में, इसको तो कोई कुछ नहीं करा, मैं अपनी बेटी को भी भेजूंगा। तो खुद के लिए अगर सपने थोड़े कम हो गए हों, बेटियों के लिए देखना शुरू करें सपने। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे सपनों पे बहुत विश्वास है। अनलेस आप सपने देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। विजन होना बहुत जरूरी है। विजन तो छोटी उम्र में नहीं होता है, सपने होते हैं छोटी उम्र में, चाहे उड़ने के हों, चाहे खेलने के हों, चाहे पैसा कमाने के हों। वो सपने नहीं होंगे तो बड़ी लड़कियां फिर विजन नहीं हो पाएगा उनको, वो फिर समाज के ही उसमें ढल जाएंगी। तो खुद नहीं कर पा रहे हो तो बेटियों को मदद करें उसको सपने देखने में, बेहद जरूरी है वो। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि शायद ऐसे बहुत सारे चेहरों की हमें जरूरत होगी जिनको हम बोल सके कि ये हमारे फेवरेट चेहरे हैं। और मैम बहुत सौभाग्यशाली है हमारी टीम, जब 2017 में इसी तरह के एक वार्षिक आयोजन में हमने कमला जी भसीन को रूबरू सुना था। और हमारी टीम के जो उस टाइम में जो क्वेश्चंस आए थे, उससे लगा था कि कितनी जरूरत है अभी भी इस तरह के सत्रों की या कमला जी जैसी शख्सियतों की इन मुद्दों पे बात करने के लिए। तो बहुत आपने अच्छा बोला है कि बिल्कुल जो कोई सक्सेस लेके और जो खुशी दिखाती है, वो महिला बिल्कुल डेफिनेटली हमारी रोल मॉडल बनती जाती है, और यही प्रेरणा का स्रोत भी सब तरफ फैलता है। तो मैम आगे का मैं प्रश्न रखूं उससे पहले मैं जो हमारे साथ में पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हम आपके लिए यहाँ पे मैम के सामने प्रश्न रखेंगे। मैं अगला प्रश्न मैम पढ़ता हूँ। हमारी साथी हैं वंदना, वो लिखती हैं कि परिवार के आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान कितना आवश्यक है, इसके लिए अगर आप कुछ अगर आप परिवार कहते हैं वंदना, तो परिवार तो महिला के बिना है ही नहीं, सही बात ये है। ठीक है, वो इनफैक्ट जिस दिन से 3, 4, 5 साल की होती है, महिला का योगदान शुरू हो जाता है घर में।
आप अगर अपने आसपास देखेंगे कि कोई भी लड़की 5 साल की जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी माँ की मदद कर रही होती है। उसके लिए ये स्वाभाविक है कि घर में काम करना तो मेरा नसीब है। आप नसीब उस वक्त नहीं सोचती, वो उस वक्त तो ये सोचती है कि घर में तो काम करना ही पड़ता है, सभी लड़कियों को करना पड़ता है। तो इतने सहज भाव से वो शुरू करके और कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, योगदान देना शुरू कर देती है। जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो अगर और कुछ भी नहीं सोचती तो इतना तो सोचती है कि मुझे घर बसाना है। जिन महिलाओं को बहुत अच्छी जगह अगर मिली है, बहुत अच्छी माँ मिली, अच्छी बोले तो माँ, जो माँ उसको बहुत बहुत पीछे से पुश कर रही है कि आगे बढ़ो हम आपके साथ, जैसे हमारी माँ ने हमारे साथ किया। ये कहती थी हमारी माँ की अगर गांव में आसपास के सब घर हमसे अच्छे आर्थिक स्थिति में थे तो हम कहते थे इनके घर तो देखो ना इतनी ये चीज है। मेरी माँ हमेशा कहती थी यहाँ आसपास मत देखो, बाहर देखो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना। तो अब वो तब तो बच्चे थे, हमें कहाँ जाना, हमें तो यूं लगता था यहीं रहना है। लेकिन अब समझ में आ रही है कि उनका क्या मतलब था। तो कुछ माएँ जो हैं ये कहने की बजाय कि तूने तो शादी करनी है, ससुराल जाना है, तूने तो यही काम करना है, अगर वो थोड़ा सा ये भी करने लग जाए अभी साथ साथ कि बेटा अपने पैरों पे भी खड़े होना है, तो वो डबल कंट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन कोई भी महिला ऐसी नहीं है, कोई भी इस देश में, तो मैं कह सकती हूँ गारंटी से, जो योगदान नहीं दे रही हो। बहुत सारे घर ऐसे हैं, 80% घर मैं कहती हूँ, जो महिलाओं से चल रहे हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट रीजंस। आदमी, बहुत सारे आदमी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी काम नहीं करते हैं, लेकिन परसेंटेज काम करने वाले कमाऊ पुरुषों की बहुत कम रह जाती है। अगर आप सारा हिसाब किताब आंकड़े देखे जाएंगे तो जो पुरुष नौकरी करते हैं, या पुरुष जो खेतों में काम करते हैं, या जो पुरुष घर में भी मदद करते हैं, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो घर में भी अपनी वाइफ की मदद करते हैं, लेकिन वो संख्या फिर भी महिलाओं से बहुत कम है। तो आप लोगों के पास खुश होने की बहुत वजह है वंदना, क्योंकि ये घर और ये देश आपसे चल रहा है। ये दूसरी बात है कि उसको मानने को कोई तैयार नहीं है आज के दिन, लेकिन ये सच है बात। और प्लीज फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि आप नहीं होते तो दुनिया नहीं होती, ये सही है बात। तो अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को किसी के नीचे ना समझें, अपने आप को छोटा ना समझें, कोई भी महिला, क्योंकि ना करते हुए भी आप बहुत योगदान कर रही हैं, चाहे कोई माने चाहे ना माने, तो आपको पता है आप कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो अपना इतना जो है ना सेल्फ वर्थ, खुद को, सबको हमको पता होना चाहिए, महिलाओं को बहुत जरूरी है। धन्यवाद कांता जी, आपने वंदना जी में तो पूरा जोश, पूरी हिम्मत भरी दी है, और ये एक्चुअली वंदना जी के साथ साथ बाकी सभी महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ में हमारी संस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो महिला है, जो हमारी एडिशनल डायरेक्टर है लक्ष्मी जी, वो हम सबके लिए बहुत गजब का इंस्पिरेशन है। हम उन्हें अक्सर कहते हैं कि लक्ष्मी जी, जो आप में एनर्जी है वो काश आपसे जो हम छोटे हैं 20 साल 15 साल छोटे लोग हैं उनमें अगर होती तो बहुत मजेदार चीज हो जाती। तो अरे मैं मनीष तो लक्ष्मी जी से मिल चुकी हैं, वो जानती हैं लक्ष्मी जी को। जी, मैं अपना पक्ष यहाँ अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं किस तरह से लक्ष्मी जी से इंस्पायर हूँ। तो मैं लक्ष्मी जी से चाहूंगा कि वो माइक अनम्यूट करें और अपनी बात कांता जी के सामने रखें। लक्ष्मी जी थैंक यू। सबसे पहले तो हम लक्ष्मी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप ही नहीं हम सब प्रभावित हैं उनसे। तो लक्ष्मी थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में बातचीत भी हुई 1-2 बार, ईमेल्स भी एक्सचेंज हुए, बट आज से नहीं, मैं जब से जतन आ रही हूँ तब से उनसे भी मुलाकात होती है हर बार जब आते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है मतलब रियली डिलाइटेड कि आप आई हमसे बात करने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन रहा है सबके लिए। तो मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा सिर्फ ये बताना था कि बहुत इंस्पायरिंग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस मॉर्निंग। No, you are very kind. आपके सामने तो बोलने में भी थोड़ा घबराहट होनी चाहिए हमको। थैंक यू लक्ष्मी जी।
प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास और समय भी हमें देखना होगा, क्योंकि जो समय हमने आपके साथ तय किया था ऑलमोस्ट वो पूरा होने आया है। पर हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इतना अच्छा लग रहा है आपको सुनना, कि हम चाहेंगे थोड़ी देर आप हमारे साथ और रहें। और मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा कि साथियों, क्योंकि थोड़ा सा हमने यहाँ सेशन को ओपन भी कर दिया था, तो कोई अगर साथी डायरेक्ट भी अपना प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। उत्कर्ष ने यहाँ एक प्रश्न लिखा था चैट बॉक्स में, तो उत्कर्ष मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज़ में ही वो प्रश्न आप कांता जी तक पहुँचाएं। Hello. Hi Utkarsh. Yeah, नमस्ते मैडम. So thank you so much. ये बहुत अच्छा सेशन लग रहा है आज आपको सुनते हुए. एक मुझे बस मेरी कुछ एक्सपीरियंसेस को रिविजिट जब मैं कर रहा था, बिकॉज आई वाज अ गांधी फेलो ऑफ बैच 5. सो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मैंने सारे यूथ के साथ किए हैं जिसमें लेबर वर्क से जुड़े हुए हैं. और जिस समय पे जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो एक सवाल हमेशा रहता था और आज भी है कि हम जनरली उन वैल्यूज़ की बात करते हैं कि कैसे हम नेशन को बिल्ड कर रहे हैं. तो मेरा एक सवाल यही है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं या हो सकती हैं एक इंसान की डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए, अगर हम बात करें तो, क्योंकि जनरली हमें एक क्लास या कास्ट सामने आ जाता है जहाँ भी हम काम करते हैं. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इज बीइंग डन और कैन बी डन, अगर हम बात करें? क्योंकि मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा कि जैसे एक मेडिकल स्टोर में अगर एक महिला काउंटर पे खड़ी है और एक रिसेप्शन का टेबल पे अगर एक महिला खड़ी है और एक ईंटों की भट्ठी पे एक महिला काम कर रही है, और मेरा जाने का तरीका जो है या मेरी बोलने का टोन है वो बहुत अलग हो जाएगा. एक ईंटों की भट्ठी की औरत से मैं बात करूंगा या तो एक रिसेप्शन काउंटर पे बात करूंगा. तो ये जनरली देखने को भी मिलता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट को लेकर हाउ डू वी नीड टू वर्क? देखिए, इसके दो पहलू हैं. एक तो मैं अपना वर्थ को कितना समझती हूँ, एक आप मेरी वर्थ को कितना समझते हैं. जैसा मैंने शुरुआत की थी, कुछ चीजें जो है ना पैसों से लोगों को, अपनी मैं फ्रेंड किसको बना रहा हूँ जिसके पास कार है, मैं मेरे जो हु डू आई वांट टू बी सीन विद, कि मैं किसके साथ दिखना चाहता हूँ खड़े हुए. अगर कोई मेरा बहुत गरीब दोस्त है तो मैं उससे शायद मिलने में भी कतराऊं. अनलेस आपका वैल्यू सिस्टम ठीक है, आप हर एक व्यक्ति को उन्हीं नजरों से ही ताकते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, ये किस घर का है, इसके पास क्या व्हीकल है, क्या इसकी नौकरी कैसी है. जो ये वैल्यू सिस्टम है ना कि डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको बोलते हैं, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, चाहे वो हमारे घरों में सफाई करता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट का पायलट है, अपनी अपने काम की एक डिग्निटी है. मुझे कई बार ना हैरानी होती है कि हम महिलाएं इतना काम करते हैं, मतलब पूरी लाइफ करते हैं. बिल्कुल, माँ 80 साल की होगी, वो भी ये कहेगी बैठी बैठी मटर छिल देती हूँ मैं लाओ ये पूरियां बेल देती हूँ और कुछ नहीं. तो अगर हम किसी पे भी, चाहे महिला हो, जो ऐसे भी लड़के या यंग पीपल जिनको मौके नहीं मिलते हैं, हर बार लड़कियां ही विक्टिम हो ऐसा जरूरी नहीं है. जेंडर का इशू ऐसा है कि इसमें पुरुष भी बहुत घाटे में रहता है. ये समझ में बाद में आती है बात, राइट. तो हम लोगों को बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि भाई आप जो हैं, क्योंकि आपकी वो क्या है, वर्थ क्या है ना. वर्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो आप हमेशा देखिएगा उसके पीछे पैसे की बात कर रहे होते हैं. तो मुझे हैरानी होती कि हम इतना बकवास करते हैं कई बार सारी चीजों पे. अगर हम इस बात पे ध्यान दे दें कि लड़कियों को पैसे कमाने लायक बनाना है, तो लड़कियों की जिस इज्जत की बात आप कर रहे थे वो तो वहां से सॉल्व होना शुरू हो जाती है. काम तो पुरुष भी कई बार कहिए तो एक स्तर पे काम करता है, वो भी दुकान पे खड़ा होता है, केमिस्ट शॉप पे बेचता है, या एक 5 स्टार होटल में भी रिसेप्शनिस्ट का भी काम करता है. तो वो तो मैं लड़के लड़की के भेद को छोड़ के ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर हम शुरू से ही इस बात का महत्व समझें कि हमें अपने वर्थ के हिसाब से, अपनी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से काम करके पैसा कमा के लाना बेहद जरूरी है, और बाकी चीजों पे कम ध्यान दें, क्योंकि अपना पूरा समाज जो है ना वो इस पे हमें ट्रीट करता है कि मेरी क्या वर्थ है.
ठीक है, तो थोड़ा सा तो ध्यान दें हम खुद पे। जो सामाजिक वैल्यू सिस्टम की बात है वो अकेले आपसे मुझसे नहीं हो पाएगी। मेरे बस में इतना है कि मैं जिससे बात करूं इज्जत से बात करूं। कोई मुझसे अगर खराब तरीके से बात कर रहा है तो मेरी आवाज इतनी जरूर हो कि मैं बता पाऊं कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ये बात पसंद नहीं आई है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी काम तो एक तरीके से कराए ही जाते हैं घर पे, ये भी कहा जाता है कि जुबान वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती। वो शुरू से हमको छोटे होते हैं तब बता दिया जाता है। हर घर में बहुत जुबान चलाती है, बहुत किसी भी लड़के को नहीं बोला जाता है ये बात, ठीक है। या तुम आवाज ऊंची करके बोल रहे, लड़के को नहीं बोला जाता, लड़कियों को बोला जाता है। हंस क्यों रही है बाहर खड़ी, या कोने पे इस तरह क्यों खड़ी थी, इतनी आवाज क्यों हो रही है, पिताजी के सामने उल्टी क्यों बोली। तो रिजल्ट ये होता है कि कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम होता जाता है। तो दुकान पे आकर एक बेहुदा लड़का अगर उसको कुछ कह भी जाता है तो वो ये सोचती है कि यार छोड़ दे, जाने दे, क्यों काम का पंगा लिया, क्योंकि उसको ये मालूम उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है सपोर्ट करने के लिए। घर जाएंगे तो घर वाले उसकी नौकरी छुड़वा देंगे, घर में भी नहीं बताती। बाहर लड़कियों के साथ जितनी भी जातियां होती हैं ना, चाहे छेड़खानी से लेके रेप से लेके, कल एक हरियाणा की कहानी है, 10 साल की लड़की का रेप किया 7 लड़कों ने। उस 10 साल की लड़की ने भी घर जाके नहीं बताया, और सब पास पड़ोस के बच्चे हैं, क्योंकि उसको जब 3 साल की है तब से बताना शुरू कर देते हैं कि बताइएगा मत, मतलब बोलिएगा मत, फालतू मत बोल, ज्यादा मत बात कर, जुबान मत चला, राइट, इतना खिड़खिड़ा के मत हंस। उसको भी ये लगता है कि वो बताएगी तो उसके ऊपर ब्लेम आएगा, जो भी कुछ करेगी, या कहा जाएगा कि तुम वहां क्यों खड़ी थी स्कूल के पास जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उस बच्ची ने भी नहीं बताया। कैन यू इमेजिन, 18 साल तक की लड़की जब हो जाती तब तक तो पूरा पता चल जाता है कि घर वाले किस बात पे साथ देंगे और किस बात पे नहीं देंगे। तो अगर हम घरों में जो वैल्यू सिस्टम है उसको इस तरह से करें कि वो लड़का लड़की पे आधारित ना हो, इस पे हो कि गलत और सही क्या है, और उसका फैसला अगर मुझे तुमने कहा कांता क्या करी, क्या बकवास कर रही है तू यहाँ पे बोलते, इसका फैसला मैं करूंगी कि मुझे तुम्हारी बात कितनी बुरी लगी। तुम नहीं करो, तुम मन तो ऐसे ही कह दिया था मजाक में, भाई तेरा मजाक मेरे पे कैसा पड़ रहा है ना, वो बात सोचने की है। तो इतनी मैं अपने वर्थ को समझूं, इसके लिए शुरू से एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है घरों से। इसलिए मैं माओ को एक्स्ट्रा बर्डन ना देते हुए ये कह रही हूँ कि कुछ चीजें खुद डेमोन्स्ट्रेट करें, जब बात गलत है तो वहां बोलें कि ये गलत है। जहाँ पे अपनी बच्चियों का सवाल है उनका साथ दें, बच्चों का भी, कुछ बच्चे भी नरम स्वभाव के होते हैं, लड़के भी, उनका भी साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ये उल्टा नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सही गलत का फैसला नहीं पता। दूसरा, अपने बच्चों को फैसला करने की आदत डालें, कि उनको कहें कि वो अपने फैसले खुद करें, एंड दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। जो भी फैसला किया उसका जो भी परिणाम होगा उसके लिए जिम्मेदार। गलत भी होगा सही भी होगा, फैसले तो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत, एक वॉइस देने की जो हिम्मत है ना, वो घरों से शुरू करनी पड़ेगी हमको बहुत। उसकी वजह से ही कोई भी आके हमको हमारी वर्थ बता जाता है, और ससुराल में तो पूछिए मत, रोजाना ये बात बता दी जाती है कि तेरी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हें मिला क्या था घर से, तो अपने माँ बाप के यहाँ से लाई थी क्या इसको। बहुत आसान है, हम आसानी से सह लेते हैं उस बात को, और उसको साधारण समझते हैं इस बात को कि ठीक है ये तो आम बात है, कह ही देते, सभी को सुनना पड़ता है। तो कहेंगे मैं स्कूटर पे नहीं बैठूंगी, गर्मी है आज, अच्छा तो कार तेरा बाप ने भेजी थी क्या साथ में, राइट। ये मेरे जैसी जितनी भी महिलाएं उन्होंने सबने सुनी होगी ये बात है, कार की बात नहीं, पर घर से क्या लाई थी का, और 50 चीजें ले आए जो 51वीं नहीं लेके ना 51वीं पे सुनना पड़ सकता है। इतना साधारण कर दिया गया, इतना डिह्यूमनाइज कर दिया गया है, इसको इनसेंसिटाइज तरीके, सेंसिटिव तरीके से बताया जाता है कि हमें भी बुरा लगना बंद हो जाता है एक स्टेज पे आगे। ठीक है, बोल रहा है। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू उत्कर्ष ये क्वेश्चन रखने के लिए। आई थिंक ये सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और बहुत सारे लोगों का आपने एक साथ ये प्रश्न रखा है। उत्कर्ष के बाद में मैम मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारी साथी रेखा प्रजापत हैं, उनका प्रश्न हम यहाँ पे लेंगे। रेखा जी से मैं मिली हुई हूँ पहले, शायद रेखा भी पहले। रेखा मैम ये करौली में अभी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ज्ञानोदय शिक्षा से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई हैं, तो मैं रेखा को बुलाऊंगा। आप मेरे ख्याल से राजसमंद वाली रेखा की शायद बात करेंगे। अच्छा हाँ, किसी रेखा जी नाम तो याद है क्योंकि। बिल्कुल, तो रेखा आप अनम्यूट करें खुद को।
नमस्ते मैम। नमस्ते रेखा। नमस्ते मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और आज मैं मतलब बताना नहीं चाहिए लेकिन आज मैं 27 इयर्स ओल्ड हूँ, बट मेरे कास्ट में ऑलरेडी 18+ सबका मैरिड हो जाता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और आज मैं हूँ उनकी वजह से, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा को इतनी चिंता खा रही है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि अब शादी कर लो, मतलब अब शादी कर लो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें सुनने को मिल रहा है, समाज बहुत कुछ बोल रहा है। और मैं उस समय इतनी इमोशनल मैं हो जाती हूँ कि मैं बोल देती हूँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं कर लूंगी, आप बता दो क्या करना है। बट फिर बोल तो देते, फिर मैं सोचती हूँ यार ये कहीं गलत तो नहीं है, ये 2-3 बार सोचना पड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होंगी और मैं मना कर दूंगी, मुझे नहीं करना। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता है तो आप कैसे जा सकते हो? और आपने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में जब इतना स्ट्रगल करने के बाद में और तुरंत एक ऐसी चीज पे आना बहुत मुश्किल, मतलब अभी कुछ दिनों से मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोचू मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं कि प्लीज आप समझो, समझने की कोशिश करो, बट मैं नहीं समझा पाती हूँ कभी कभी। रेखा, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ सीरियसली। इतनी यहाँ तक 27 साल तक ले आए आप गाड़ी को ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तो तुम सबसे पहले तो बहुत बहुत बहादुरी के जो काम किया उसके लिए सैल्यूट के काबिल। नंबर 1, मैं जब शुरू में भी एक बात कही कि आज के दिन अगर आप अपने पैरों पे खड़ी है तो इस बात का फैसला कि आप कब शादी करें, कब बच्चे करें, किससे शादी करें, ये फैसला आपका होना चाहिए। जिस तरह जो लड़का आपसे शादी करेगा वो उसका फैसला होगा कि वो रेखा से शादी करेगा, ये तीसरे आदमी का काम नहीं है। 18 साल की लड़की के माँ बाप शादी करते थे, 27 साल की लड़की को ये जिम्मेदारी खुद लेनी है। अपने पसंद का लड़का अपने तरीके से, और मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं है समाज में कि मैं कहूँ कि लड़का मैंने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज का मतलब ये है कि लड़कियां बहुत बार डरती हैं कि अगर कुछ की शादी गड़बड़ हुई तो सब कहेंगे लव मैरिज की थी इसलिए काम नहीं की, राइट? लेकिन वो डरना नहीं है। आप तो पहले से ही बहुत बहादुर हैं। डरना क्यों है? माँ बाप बेचारों को कैसे पता चलेगा आपको क्या पसंद है? उनको कैसे पता चलेगा कि आपको स्मोक करने वाला लड़का पसंद नहीं? आप उनको कैसे पता कि जहाँ घूमने फिरने छुट्टी मिले तो गोवा जाए ऐसा लड़का चाहिए आपको, राइट? आपके अपने सपने हैं, तो कुछ आपने शेयर किए होंगे माँ बाप के, कुछ हजारों सपने शेयर नहीं किए हैं, वो सिर्फ आप समझती हैं। तो क्योंकि मैंने कहा था शादी कोई उपलब्धि नहीं है, आप उसको ये नहीं दिखा सकते कि मैंने अचीव कर लिया कुछ। अचीवमेंट आपकी ये है कि जिस पद पे आप काम करती हैं उससे आगे आप और जिम्मेदारी लेके आप अगले पद पे जाएं। आपने जब भी शादी करें अपनी मर्जी से करें, अपना फैसला करें। जिन लड़कियों को आप पढ़ा रही है ना वहां पे करौली में, वो आपकी तरफ देख रही हैं कि ऐसे भी रहा जा सकता है, ऐसे भी जिंदगी है। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही हैं रेखा, आप बहुत हजारों लड़कियों के लिए जी रही हैं। उससे भी बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जितनी भी स्टडीज हुई है दुनिया भर के देशों में, भारत में नहीं, वो ये कहती हैं कि दुनिया में सबसे सुखी अगर कोई है तो वो अनमैरिड महिला है जो पैसा कमाती है, चाहे वो 60 साल की हो जाए। तो अगर आप लंबी सुखी जिंदगी देखते हैं तो आप शादी को जितना डिले कर सकते हैं कीजिए, ठीक है? कोई कहेगा बच्चे लेट हो गए तो शादी लेट होगी तो बच्चे होने में तकलीफ होगी, ये होगा। लेकिन अगर आपको सुख को एक तरफ ताक में रखना है और आपको अपनी जिंदगी जीनी है अपने हिसाब से, जो हर व्यक्ति चाहता है, लड़का हो लड़की हो आदमी हो पुरुष हो, चाहता है मेरे हिसाब से मैं जिंदगी जीऊं, राइट? तो मेरे हिसाब से जिंदगी आप तभी जी सकते हैं जब तक आपकी शादी नहीं होती, अनलेस यू गेट अ वेरी फ्रेंडली मैन जो आपको बहुत साथ दे, आपको समझता हो, जो आप अपने दोनों सपनों को मिला लें। नहीं तो फिर बहुत बड़ा समझौता है शादी, बहुत सारी उसमें समस्याएं। तो चिंता ना करें, आप सही लाइन पे हैं, डटे रहें, ठीक है? जब मन में कोई आए, जब बहुत अच्छा लड़का जिससे मन मिले तब शादी करना। माँ बाप अपने हैं, वो कहीं ना जा रहे, उनको समझाना आपका काम, वो समझ जाएंगे।
उनको बोलना माँ थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं ढूंढ रही हूँ कोई लड़का अच्छा सा, आप भी ढूंढिए, जब भी कोई अच्छा मिलेगा अपन करेंगे जरूर शादी, पर ये कोई बड़ी बात है नहीं शादी। मैं पढ़ा रही हूँ बच्चियों को, उनके सपने पूरे कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप सही तरीके से माँ बाप को समझे, उनको बोला हमारी बेटी है 29 ईयर्स की है, मुझे कई लोग पूछते हैं और कर्ल की शादी कब कर रहे हो, मैंने कहा कर्ल से बात कर लो, मुझे तो पता नहीं, मुझे मालूम है मुझे नहीं करनी उसकी शादी, वो चाहेगी वो तब करेगी। आई कांट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 29 ईयर ओल्ड कि वो कल को नहीं हुआ और वो कहेगी आपने मेरे को बांधा था किसी के साथ, मैं क्यों पागल हूँ, मैं बिल्कुल ना लूंगी जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन कोई मुझसे पूछता है ना तो मैं ये बोलती हूँ तुम भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे थोड़ी करनी है शादी, कर्ल से बात कर लो, और कर्ल से कोई बात नहीं करता, डरते हैं उससे सब। माँ बाप को बोलिए कि उनको बताएं कि रेखा से बात कर लो जिसको भी पूछना है, ठीक है। थैंक यू सो मच कांता जी, आपने एक्स्ट्रा समय भी दिया हमें बातचीत को समाप्त करने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को रखा है। मैं इस समय पे सबसे एप्ट समझता हूँ कि मैं कैलाश जी को बुलाऊं और कैलाश जी से कहूँ कि वो आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करें, साथ में इस पूरे सेशन को समेकित भी करें। कैलाश सर। थैंक यू राजदीप। कांता जी, आपने जो कुछ भी कहा दिल से कहा आज तो, और लोगों ने भी दिल से सुना, इतना अच्छा लगा सबको, और आपकी हर बात दिल को छू गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपने उन मुद्दों पे बात की जिन पे सबसे कम बात होती है। महिलाओं की डिस्क्रिमिनेशन को लेके जब भी बात होती है, स्वास्थ्य पे बात होती है, शिक्षा पे बात होती है, लेकिन आर्थिक पक्ष को लेके सबसे कम बात होती है। अगर हम अपने आंकड़ों की भी तुलना करें तो हमेशा एजुकेशन के आंकड़े और हेल्थ के आंकड़े अगर हम उनसे कंपेयर करते हैं तो आर्थिक आंकड़े उनके मुकाबले में बहुत कम बढ़ते हैं, पर उस पर ध्यान नहीं जाता है और बहुत कम लोग उस पर काम करते हैं। तो आज हमने जो महिलाओं का आर्थिक पक्ष है उसको बहुत करीब से देखा। हम ये तो देख रहे हैं कि 60% और 70% महिलाएं खेतों से जुड़ी हुई हैं, कृषि के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उसके बदले में उनको मिल क्या रहा है वो किसी को नहीं पता। और खास तौर पे अगर उससे कोई कमाई हो रही है तो उसका डिसीजन कौन ले रहा है। इतने अच्छे मुद्दे पे बहुत सरल तरीके से आपने, बहुत सहज तरीके से आज आपने बात की। दिखाई देने वाले काम कौन से हैं, नहीं दिखाई देने वाले काम कौन से हैं, उनमें भी वैतनिक काम कौन से हैं, अवैतनिक कौन से हैं। मेरे ख्याल में सभी संभागियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से सीखा, समझा आपसे। और एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कांता जी, आपने पहले भी हमको बहुत सिखाया है और ये जतन के लिए बहुत बड़ी सीख है, वो है बिजनेस सखी वाला मॉडल। और मंजू जी मुझे हमेशा कहती है कि सर इस तरह का कुछ काम करो आप, क्योंकि है ना महिलाएं ज्यादातर है ना आर्थिक रूप से बहुत अभी किसी और पे निर्भर हैं, तो हमें इस पे कुछ काम करना चाहिए। पर हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे करें, जबकि मंजू जी खुद घर घर जाके फॉर्म भी भरती हैं, लोगों को रोजगार से भी जोड़ती हैं। पर आज मुझे लग रहा है कि बिजनेस सखी वाला अगर कॉन्सेप्ट है और निस्बिड के साथ में महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई जाए, क्योंकि ऐसी महिलाएं हमारे पास, हमारे कार्यकर्ताओं में है जो लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर सकती हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को जरूर आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की जरूरत है और आपकी मदद हम लेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। इस काम में हमें बिल्कुल आपकी मदद चाहिएगी। और कई बार आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि इसमें जो जरूरतमंद महिला है, आपको हमें ये पता करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नीडी कौन है, वो जरूर जुड़ेगी ट्रेनिंग से और वो काम भी करेगी। हमने ये सबक बार बार अपनी संस्था में भी देखा है और सीखा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र कोई भी हो, चाहे संस्था का हो, चाहे वो कोई कृषि का हो, अगर उसको नीड नहीं है तो वो काम नहीं करता है जी। वो आराम से, मतलब संस्था की नौकरी को भी वो मजाक ही समझते हैं, वो चले जाते हैं बहुत जल्दी छोड़ के, जबकि बड़ी मुश्किल से उनको नौकरी मिलती है। तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि नीडी कौन है, और सही व्यक्ति को सही ट्रेनिंग देके सही अवसर देना बहुत जरूरी है। तो ये भी आपके सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। और एक बात बहुत प्यारी लगी मुझे जब आपने कहा कि विजयी बालिका के चेहरे पर आई मुस्कान बहुत सुकून देती है। ये आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि जब हमने किशोरियों के साथ काम किया और हमने ग्रामीण किशोरियों को जब मेलों में जोड़ा और जिस तरह से वो झूमी और जिस तरह से उन्होंने चेहरे पे मुस्कान बिखेरी, उससे जतन का हर कार्यकर्ता बहुत मोटिवेट हुआ है। और ये बिल्कुल सच्ची बात थी। लक्ष्मी जी हमेशा एक बात कहती हैं, लक्ष्मी मूर्ति जी, कि देखिए अगर इनकम जनरेशन की बात होती है तो हमेशा से यहाँ पे साउथ में और नॉर्थ में सबसे बड़ा फर्क यह है कि आज साउथ में ये स्थिति है कि लड़कियां कमाती है तो पेरेंट्स गर्व से इसकी सैलरी लेते हैं, मदद लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे आज भी ये सोचा जाता है कि आप बेटी की कमाई खा रहे हो, और ये चीज बेटियों को आगे बढ़ने ही नहीं देती है और उनको उसी पोजीशन में रखती है। तो यहाँ पे भी मानसिकता की बात आती है कि वो मानसिकता कैसे बदलें कि आप बेटियों को मोटिवेट करें कि आप कमाए भी और परिवार भी चलाएं, कोई बात नहीं, ये भी आपका परिवार है। तो ये वाली बात भी बहुत अच्छी लगी मुझे जब इस मुद्दे पे बात हो रही थी, क्योंकि मानसिकता बदलने के लिए हमने भी क्या किया कि कुछ महिलाओं को प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की और इनकी ट्रेनिंग दी। पिंकी उसमें जुड़ी थी, पिंकी हमसे पहली बार मिली ही तब, तो उसने पंखा ठीक करना, इलेक्ट्रीशियन का काम किया। अब जब वो ट्रेनिंग खत्म हो गई और कुछ समय बाद में मिला और पूछा कि भाई आप महिलाएं क्या कर रही हैं, तो ट्रेनिंग में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था और सबके सब बेरोजगार बैठी थी, क्योंकि काम देने वालों की मानसिकता नहीं बदली। कोई भी उनको बुलाता ही नहीं, उन्होंने लोगों को जाके बताया कि हम पंखा लगा सकते हैं, हम आपकी मिक्सर ठीक कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई उनको काम देने के लिए बुलाता ही नहीं था। तो दोनों तरफ से जो मेंटेलिटी को चेंज करने की जरूरत है। और एक बात मुझे ये भी लग रही है कि कार्यस्थल को जितना ज्यादा वुमेन फ्रेंडली बनाया जाएगा, महिलाएं उतनी ही ज्यादा घर से बाहर निकल के काम के लिए आएंगी। तो कैसे उस पे काम किया जाए ताकि महिलाएं ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में जुड़े और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दें, इसके ऊपर हम सबको काम करने की जरूरत है। तो कांता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ पूरे लोगों ने आज जिस तरह से आप खुल के बात की है, मैं उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी समय मिले आप आते रहिए, पधारते रहिए और मिलते रहिए। जरूर जरूर, मुझे भी सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। कैलाश जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और रणवीर, राजदीप, मनीष, थैंक यू सो वेरी मच। और राधिका, मैंने मैसेज देखा भी, राधिका वहाँ पे हैं। और हाय राधिका, लक्ष्मी जी नमस्ते फिर से। और मैं आती रहूंगी जरूर, हमारा उधर काम चल रहा है, जैसे अभी कुछ खुलेगा तो सबसे पहला ट्रिप चित्तौड़गढ़ का लगेगा, तो जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और थैंक यू सो मच। मैं कैलाश सर का भी धन्यवाद दूंगा सत्र को समेकन करने के लिए। और कांता मैम, आपने टाइम निकाला और हमारे कुछ एडिशनल प्रश्नों को भी आपने लिया, उसके लिए भी मैं पूरी टीम की तरफ से और जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू राजदीप, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, बाय। थैंक यू मैडम, सेफ रहिएगा सब लोग, मिलते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। बिल्कुल मैम, बाय बाय।